सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्रेडोजाइस और प्रीमैक्स सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे भारत की रैंकिंग के साथ में जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वो किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, भारत की क्या रैंकिंग है। इन टॉपिक से कई बार प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसी सीरीज के अंतर्गत बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, यहाँ पे भारत की रैंकिंग के साथ में जो महत्वपूर्ण सूचकांक दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और सबसे पहला जो आपका सूचकांक है जिसके बारे में आप लोग कई बार देखे होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और इसका उपयोग आप अपने मेंस के भी पेपर के अंदर करते हैं। तो सबसे पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक है, 2023 का है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्मन वाच के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और भारत की रैंकिंग क्या है? तो 7वीं रैंकिंग है। पहले इसमें 8वीं रैंकिंग हुआ करती थी भारत की, लेकिन अब जो है ये वर्तमान में 7वीं रैंकिंग है भारत की। इसके बारे में कुछ विशेष बातों की बात की जाए तो इसमें 4 चीजें यानी यह 4 श्रेणियों जिसमें कि GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों के जलवायु प्रदर्शन का आकलन करने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न सीधा बन सकता है कई बार कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं। तो ये आपका GHG, ठीक है, उसके बाद GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु परिवर्तन, ये 4 स्तंभ हैं, ये आधार है। इन्हीं आधारों पर इनको प्रदर्शित किया जाता है। यह उपकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम बनाने के लिए बनाया जाता है। तो ये आपका था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 7वीं रैंकिंग है, 4 आधार है और ये जलवायु परिवर्तन में पारदर्शिता को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लाया जाता है। तो पहला आपका ये हो गया। सेकंड है अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024। अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आईपी सूचकांक होता है उसके बारे में है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक? तो ये आपका अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सन 2022 में 42वां स्थान था जो कि अभी भी अपरिवर्तित है, वही स्थान बना हुआ है। क्या चीजें होती हैं आईपी सूचकांक के अंदर? तो यह उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक खाका प्रदान करता है जो अधिक मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लागू करके नवाचार और रचनात्मकता के वातावरण को बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं। ध्यान से आपको समझना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सूचकांक के बारे में है। इंटरनेशनल के आधार पर अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 2022 में भारत का जो स्थान रहा है 42वां स्थान रहा है जो कि अभी वर्तमान में अपरिवर्तित है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। ये ब्रांड वित्त के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 29वीं रैंक 2023 में थी और 28वां अभी वर्तमान समय में है। तो ये परिवर्तित हुआ है, 28वीं रैंक पर आ गया है। एक स्थान किसका है? ठीक है, यह सूचकांक किन बातों पर ध्यान देता है? क्योंकि इससे शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे सूचकांक एक साथ नहीं मिलने वाले, तो बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज समझना है। यह सूचकांक राष्ट्रीय ब्रांड धारणाओं का एक आकलन है जो देशों द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक विकास और चुनौतियों से निपटने के दौरान सॉफ्ट पावर की बदलती स्थिति का गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से लाए जाते हैं। तो ये आपका था ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2023 और 24। मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। 193 देशों में अगर बात की जाए तो भारत 134वें स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? 134th रैंकिंग है भारत की मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अंतर्गत। क्या बात करता है? तो ये मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों में किसी देश की औसत जो अर्थव्यवस्था है उसका जो औसत प्रदर्शन है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जाती हैं। कौन कौन से वो चीजें होती हैं उनका आकलन, जिसमें कि आपका स्वास्थ्य हो गया, मानव विकास सूचकांक के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें स्वास्थ्य हो गया, ज्ञान हो गया और जीवन स्तर हो गया। इन तीनों आधारों पर इसका आकलन किया जाता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। क्लियर है? कार्यक्रम ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। 2022 में इसका 135वां स्थान था और वर्तमान समय में इसका स्थान 134वां है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, एक अंक। नेक्स्ट है आपका
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये आपका लॉन्च किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, जिसे IATA बोला जाता है। IATA के द्वारा लॉन्च किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये किस भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो 80वीं रैंक है, 18th रैंक है यहाँ पर। ठीक है, इस सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है, क्या इसके मेन फीचर है? तो यह सूचकांक उन देशों को स्थान की संख्या के आधार पर रैंक करता है जो अपने पासपोर्ट के तहत वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देते हैं। ठीक है, वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाले देशों की सूची तैयार की जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, किस आधार पर है, किस चीज के बारे में वो काम करता है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी तो बहुत आसानी से आप चीजों को याद रख सकते हैं लंबे समय तक। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, ये आपका UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। टोटल 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है और 2021 की बात की जाए तो भारत की जो रैंकिंग थी 122वीं रैंक थी 2021 के अंदर। ये भी 3 आयामों पे बात करता है। लैंगिक असमानता यानी कि जो आपका जेंडर इनइक्वलिटी होती है, उस जेंडर इनइक्वलिटी के ऊपर बात कर रहा है। और इसमें भी आपके 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। पहला प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो, आपका सशक्तिकरण और श्रम बाजार, जो आपका श्रम बाजार है। तो इन 3 आयामों के आधार पर लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य संभावना सूचकांक क्या है? भविष्य संभावना सूचकांक 2024, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये न्यूज वीक, वेजेट एंड होराइजन ग्रुप के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। न्यूज वीक एंड वेटेज ऑफ और होराइजन ग्रुप के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंकिंग 35वीं है। और ये किन बातों पे बात करता है? तो ये भविष्य के रुझानों का एक वैश्विक अध्ययन है जो सरकारों, निवेशकों और निजी क्षेत्र के अन्य हितधारकों को वैश्विक परिवर्तनों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। तो इस उद्देश्य से भविष्य संभावना सूचकांक 2024 को लॉन्च किया गया। संभावना सूचकांक में 35वीं रैंक है। या भविष्य के रुझानों को, भविष्य में जो चीजें होने वाली हैं उन रुझानों का एक वैश्विक अध्ययन है जो सरकारों, निवेशकों और निजी क्षेत्र के अन्य हितधारकों के वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम बनाती है। यानी कि इसी के आधार पर लोग निवेश करने के लिए किसी अन्य देश में आते हैं कि क्या रैंकिंग है, किस तरह से वहां पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, जिसपे कई बार प्रश्न पूछा गया है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 से किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे UNDSAN बोला जाता है, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए किसके अंदर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अंदर, तो भारत की रैंकिंग क्या है? 126वीं रैंक भारत को यहाँ पर प्राप्त हुई है। ये क्या है? तो एक प्रकार का वैश्विक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित है जो लोगों द्वारा अपनी खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक डेटा पर आधारित होता है। किस पर होता है? आर्थिक और सामाजिक डेटा पर आधारित, डेटा ड्रिवन आपका ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 कहते हैं। अब एक काम आपको यहाँ पर करना है, उस काम को आपके लिए होमवर्क है, सबको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट है तो भारत की रैंकिंग आपको पता है, टॉप 5 की क्या रैंक, टॉप 5 में कौन है, अगर आप उनको भी इसी के साथ में याद कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि पूरी तरह से सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, यह है अर्थव्यवस्था और शांति संस्थान, जिसे IEP कहा जाता है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 13वीं रैंक है इसमें। और रिपोर्ट के अंतर्गत किन चीजों पर फोकस किया जाता है, किस आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है, उस चीज को अगर हम देखना चाहें तो रिपोर्ट में आतंकवाद ट्रैकर और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर 163 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। उस 163 देश की रैंकिंग में भारत 13वीं रैंक पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि सबसे बेहतर रैंकिंग कहाँ पर है, तो भारत की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर सबसे बेहतर रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी भारत की। ठीक है, ये 4 संकेतों, कौन कौन से संकेतक, एक वर्ष के अंदर जितनी भी आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हुई हैं,
जितनी भी मौतें हुई हैं, जितनी भी लोगों को चोट लगी है, जिनको बंधक बनाया गया है, उनकी संख्या पर आधारित होता है, जिसका 5 वर्षों में भारांकन किया जाता है, यानी कि 5 वर्षों में इन पर कितना कितने लोगों का ये हुआ है, उसके आधार पर इस चीज को तैयार किया जाता है, वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये 2023 का है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, ये किसके, WIPO, ठीक है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। बात की जाए 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। किसमें? वैश्विक नवाचार इंडेक्स के अंतर्गत जो आपका नवाचार या इनोवेशन होता है, इनोवेशन के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं रैंक है भारत की, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के इनोवेशन या नवाचार करते हैं। वैश्विक संपदा संगठन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। अगर इसके अंदर बात की जाए कि किन आधारों पर हम इसको लॉन्च करते हैं, कौन कौन से बेसिस हैं इसके, तो उसमें आपका होता है GIS सरकारों के लिए अपने देशों में नवाचार संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को मापने का एक विश्वसनीय साधन होता है कि किस प्रकार से लगातार उस देश के अंदर नवाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है और इनोवेशन हो रहा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, और इसी आधार पर हम ये जांचते हैं कि देश की आर्थिक गतिविधियां कितनी तेजी से संचालित हो रही हैं और उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023। ये क्या है? ये दुनिया भर में चिंता और वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। 111 पिछले के वर्ष की तुलना में 4 स्थान नीचे आया है, और भारत की जो रैंकिंग है 111वीं रैंक है इसके अंदर, ठीक है। यह इस बात का मूल्यांकन करने का एक व्यापक उपकरण है कि देश में भूख से कितनी अच्छी तरह से निपट रहा है, ठीक है। कोई भी देश भूखमरी से किस प्रकार से निपट रहा है उस बात को जांचने का एक महत्वपूर्ण टूल होता है, जिसे हम वैश्विक भूख सूचकांक के रूप में जानते हैं। यह आपका नेक्स्ट सूचकांक है। उसके बाद अगला सूचकांक है आपका, जिसे हम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक बोलते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जिसे बोला जाता है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा लॉन्च किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं रैंकिंग है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अंतर्गत। किन बातों पर यह फोकस करता है? तो फोकस करता है देश या देशों के इस आधार पर रैंक प्रदान करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए अपनी क्षमताओं का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, अपनी प्रबंधन क्षमताओं का दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए किस प्रकार से करते हैं, उस आधार पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023। अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में 126वां यानी कि 126 रैंक है इसके अंतर्गत वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर। ये किन चीजों पे बात करता है? तो यह 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापता है। किन क्षेत्रों में शांति की स्थिति नापता है? पहली चीज सामाजिक सुरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, तथा जो सैन्यीकरण होता है, ठीक है। इन तीन आधारों पर वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। तो 126वां स्थान रहा है, और पिछले अपने 2 स्थान वो क्या आया है? ऊपर आया है, यानी 2 स्थान उसमें बढ़ोतरी हुई है वैश्विक शांति सूचकांक के अंतर्गत, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये 93वां, अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग 93rd है यहाँ पर। 2022 के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर कितनी रैंकिंग थी? 50वीं रैंकिंग थी। यह देश किन आधारों पर बनाया जाता है? तो यह देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने का काम करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 161वीं रैंक है भारत की इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत, और यह विभिन्न देशों के पत्रकारों और मीडिया को प्राप्त स्वतंत्रता के स्तर का तुलना करके तैयार किया जाता है। यह आपका इंडेक्स विश्व
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के आर्टिकल की तरफ। दूसरा है कानून का नियम सूचकांक कानून का नियम सूचकांक 2023। कानून का नियम सूचकांक, इसमें बहुत सारे ऐसे इंडेक्स होंगे जिनके बारे में आप पहली बार सुनेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएंगी। तो कानून का नियम सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा लॉन्च किया जाता है। भारत की रैंकिंग क्या है? 79th रैंक है इसके अंतर्गत। यह सूचकांक मौलिक स्वतंत्रता कानूनों के शासन संबंधी आंकड़ों का विश्व का अग्रणी स्रोत के रूप में इसको जाना जाता है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट आपका सूचकांक जिसे हम वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक कहते हैं, ये 2023 का है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? अर्धशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो इकोनॉमी की है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है। चेन्नई की बात की जाए तो 44वें स्थान पर है। बियाना जो है वो प्रथम स्थान वाला शहर है इस इंडेक्स के अंतर्गत। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2023 यह क्या करता है? यह विश्व भर के 173 शहरों में से व्यक्तियों की जीवन शैली और जीवन स्तर के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यानी कि 173 शहरों के अंदर जो व्यक्तियों की जीवन शैली और जीवन स्तर के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2023 इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसके बारे में कहा गया है 2023 का। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ठीक है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। अगर बात की जाए रैंकिंग की तो 2005-2006 में और से 2019 से 2021 तक 415 मिलियन गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, और गरीबी दर का अनुमान 2005 से 2020 के बीच में 2006 में ये 44.3% था, लेकिन आगे चल के क्या हो जाता है, ये घटकर 11.8% ही रह जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें किन चीजों पर बात की जाती है? तो वैश्विक MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसमें 100 से अधिक विकासशील देशों में गंभीर बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट आपका है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 67वीं रैंक है भारत की इसके अंतर्गत। सूचकांक 120 देशों के वर्तमान ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन और उसके समक्ष वातावरण की तैयारी की जो चुनौतियां होती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बनाया जाता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 ये एनर्जी ट्रांजिशन जो फेज होता है उस चीज को डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। 67वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र सूचकांक 2023। लोकतंत्र सूचकांक ये भी अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 41वां 41th स्थान है। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है इसको। भारत के लोकतंत्र को त्रुटिपूर्ण, ध्यान से समझिएगा, जब हम कभी भी बात करते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही व्यापक स्तर पे बहुत बेहतर चल रहा है, तो वहां पर अभी अगर रैंकिंग देखी जाए लोकतंत्र सूचकांक के अंतर्गत तो उसमें भारत का 41वां स्थान है। और ये जो श्रेणी है 41वें की, इसे हम क्या कहेंगे? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी के अंदर इसको रखा जाता है। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? तो संख्यात्मक स्कोर और रैंकिंग के अलावा सूचकांक प्रत्येक देश को 4 प्रकार के शासन प्रणालियों के अंतर्गत प्रदान करता है। इसमें क्या क्या बात की गई है? तो सबसे पहला कहा गया है कि हर एक देश एक पूर्ण लोकतंत्र के रूप में आएगा। क्या होगा? पूर्ण लोकतंत्र पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी होगी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। ठीक है, पहला तो आपका हो गया पूर्ण लोकतंत्र, दूसरा त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, और तीसरी कैटेगरी जो इसमें आती है उसे संकर शासन प्रणाली कहते हैं। संकर शासन प्रणाली मतलब मिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, और उसके बाद में सत्तावादी शासन प्रणाली। तो ये 4 श्रेणियां हैं, और इन 4 श्रेणियों के अंदर भारत को अभी सेकेंड श्रेणी के अंदर जो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है उसके अंतर्गत रखा गया है। अभी पूर्ण लोकतंत्र की तरफ हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो यह आपका था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लोकतंत्र सूचकांक 2023। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024। ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो विश्व आर्थिक परिदृश्य आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा लॉन्च किया जाता है।
2024 और 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। और वैश्विक वृद्धि की बात की जाए तो 2024 में 3.1% और 2025 में ये जो परसेंटेज रहेगा 3.2% रहने वाला है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, इसमें वैश्विक उत्पादन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य, चालू खाता शेष मतलब चालू खाता घाटा या शेष बोलते हैं, और बेरोजगारी के लिए आईएमएफ के आईएमएफ क्या करता है, अनुमान और पूर्वानुमान इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 जो सूचकांक है वो जारी किया गया है, और इसमें प्रिडिक्ट किया गया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से होने वाला है, कितना परसेंटेज वो ग्रोथ करने वाला है, और वैश्विक रूप से कितनी वृद्धि का अनुमान है। तो उन सारी चीजों को विश्व आर्थिक परिदृश्य के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं अपने देश का, ठीक है, तो वो एक किसी पर्टिकुलर देश का होता है, और उसी तर्ज पर संपूर्ण विश्व का विश्व आर्थिक परिदृश्य निकाला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्रेषण अंतर्वाह रिपोर्ट। ठीक है, वैश्विक प्रेषण अंतर्वाह रिपोर्ट यानी कि जो रेमिटेंस आते हैं, क्या आते हैं, रेमिटेंस आते हैं, उन रेमिटेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, संप्रेषण जो आता है तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। भारत 2023 में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ साथ धन प्रेषण प्रवाह में शीर्ष पर रहा है। यानी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा विदेशों से पैसा आता है किसके दौरान, रेमिटेंस के दौरान, रेमिटेंस के कारण। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, यानी कि भारत के लोग विदेशों में जाकर सबसे ज्यादा नौकरी करते हैं, तभी तो भारत के पास में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। तो इस आंदोलन के मतलब इस परियोजना के अंतर या इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये दर्शाया जाता है कि संप्रेषण वैश्विक प्रेषण अंतर्वाह रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और भारत जो है सबसे अधिक रेमिटेंस अपने देश में भेजता है, और इसकी मात्रात्मक वैल्यू अगर देखा जाए तो 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। ठीक है, इसमें विश्व बैंक, केंद्रीय बैंकों द्वारा उत्पादित और आईएमएफ द्वारा संकलित राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के आंकड़ों के आधार पर वैश्विक स्तर पर द्विपक्षीय रूप से धन प्रेषण प्रवाह का वार्षिक अनुमान प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो आपका भुगतान संतुलन होता है, उसी भुगतान संतुलन के अंदर तो हम रेमिटेंस काउंट करते हैं, तो उसी के आंकड़ों के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है, वैश्विक संप्रेषण अंतर प्रवाह रिपोर्ट। नेक्स्ट है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे SIPR सिपरी की रिपोर्ट कहा जाता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा लॉन्च की जाती है। 2019 से 2023 में भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक था, जिसमें 2014 से 18 की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि देखने को मिली थी। तो उसी आंकड़े के आधार पर बताया गया है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट जो है उसके अंदर क्या बात कही गई है, तो यह जो है SI जो सिपरी है, सिपरी एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, सशक्तिकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित होती है। यह TIV का उपयोग करने वाली सभी पक्षों के बीच में औरों से स्थानांतरण की मात्रा और किसी दिए गए वर्ष में वितरित हथियारों और प्रणालियों की उप प्रणालियों की संख्या की गणना करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये आपका स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, और इसके अंतर्गत अगर रैंकिंग की बात की जाए तो ये हथियारों के आयात के बारे में बात करती है। ठीक है, जिसमें संघर्ष, सशक्तिकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण जो अपने निरस्त्रीकरण जो होता है उस पर अनुसंधान के लिए एक समर्पित संस्थान है, और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है आपका सैन्य शक्ति रैंकिंग। क्या है, सैन्य शक्ति रैंकिंग। ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा लॉन्च की जाती है। भारत की रैंकिंग अगर देखी जाए तो चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है, यह किसी देश के पावर इंडेक्स स्कोर को निर्धारित करने के लिए 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करता है, जिसमें कि सैन्य इकाइयों की संख्या, वित्तीय स्थिति से लेकर सैन्य क्षमता और भूगोल तक की श्रेणियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है किसी भी देश के सैन्य शक्ति रैंकिंग की बात की जाए तो भारत सैन्य शक्ति रैंकिंग के अंदर चौथे स्थान पर है विश्व में। उसके बाद में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो इसको भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 38वां स्थान 2018 में
44वें स्थान से 6 स्थान में सुधार देखने को मिला है भारत के अंदर। अब वर्तमान में 38वें स्थान पर भारत है। ये क्या है? यह एक ऐसा उपकरण है जो देशों को उनके व्यापार रसद प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और अवसरों की पहचान करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ ही साथ यह बताता है कि वे इसे बढ़ने के लिए क्या-क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को बेहतर बना सकें और अपने देश के अंदर लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो ये आपका इंडेक्स था। उसके बाद में है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। IQSR के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। यह तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत क्या है? भारत तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश के रूप में जाता है। नई दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी के रूप में है। ये वायु की गुणवत्ता के जो आपके PM 2.5 और PM 10 कण होते हैं उसमें उनकी जांच करता है। ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के माप पर आधारित ये आपका इंडेक्स होता है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। तो कुल मिला के जो अभी तक हमने देखा, ये आपके कुल मिला के बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स थी जो वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की जाती थी, उनके बारे में हमने देखा। एक वीडियो के अंदर हम लोग ये भी बताएंगे विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उन इंस्टीट्यूशन का नाम बताया जाएगा और उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है। तो कई बार मिलान में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत जल्द हम लोग उस चीज़ को भी लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 आपका टारगेट है यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप जानते हैं एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी प्रिपरेशन में। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी आधारित प्रारंभिक और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों पर आधारित टेस्ट सीरीज का आयोजन क्रेडोज आईएएस के द्वारा किया जा रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इन दोनों कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा है हमारा ये यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा फाउंडेशन कोर्स। तो 22 दिसंबर का आपका पेपर जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी इसमें करवाई जा रही है। उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी का भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है और खंड शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपीपीसीएस बीओ के लिए। और उसके बाद में यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच 2025 हिंदी मीडियम के लिए आपका ये कोर्स चल रहा है, जिसमें कि लगभग 1400 घंटे, कितने घंटे की? लगभग 1400 घंटे की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इसमें 24 ई बुक आपको मिलेंगी प्रतिदिन। 2 लाइव क्लासेस 1.5 घंटे की आपको मिलने वाली हैं इसके अंदर। और मुख्य परीक्षा पर उत्तर लेखन पर विशेष जोर दिया जाएगा इस कार्यक्रम के अंदर। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इसकी फीस मात्र 7600 रुपये है। आप इससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अब नई प्रीमिक्स सीरीज में हम लोग किसी नए टॉपिक पर आपसे मिलेंगे, फिर से रूबरू होंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।